हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूं भाई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन। बार बार एक ही बात कहता हूं मैं, अगर आपको हिंदी माध्यम से अच्छा समझ आता है या आप इंग्लिश में बिगिनर हैं तो भैया आपके लिए ना ये वीडियोस बहुत ही शानदार हो सकती हैं। आप बस लगे रहें लगातार बिल्कुल शुरू से हमारे साथ और कंप्लीट देखें सारी की सारी वीडियोस को, क्योंकि एक भी टॉपिक बीच में छूटना नहीं चाहिए भाई। जैसे ही आपका टॉपिक छूटेगा वैसे ही कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा भाई, और जाकर के एक्सरसाइज जब आप लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो भैया कुछ ना कुछ परेशानी बीच में आएगी। आप अटकेंगे, आप रुकेंगे और सही से आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक्सरसाइज को जो सॉल्व करने का रामबाण है ना, वो यही है कि अपना बेसिक मजबूत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस की वीडियोस चल रही है ना, अब उसमें एक के बाद एक क्वेश्चन हम लोग करते हुए जा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बेस्ड हैं भाई। यानी कि जो पिछला पढ़ा है अगर वही आपको दिमाग में है ना, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। 55 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है अभी। आज देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भाई क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है यू विल फाइंड अ टेम्पल। भाई तुमको ना एक टेम्पल मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। भाई इंस्टीट्यूट की, भाई इसको ना मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट की फ्रंट साइड में आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, आई एम सॉरी, आपको एक टेम्पल मिलेगा। यानी कि इंस्टीट्यूट की फ्रंट साइड में आपको एक टेम्पल मिलेगा। भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, जब आप लोग फ्रंट की बात करते हैं ना तो भैया आप बैक की या साइड की बात ही नहीं करते, इसलिए ना आपको साइड हटाना पड़ेगा भाई। और क्वेश्चन के पोर्शन नंबर बी में आपको एरर फाइंड हो जाएगा भाई बहुत ही ज़्यादा आराम से। यानी फ्रंट के साथ में ना तो बैक आ सकता है, फ्रंट के साथ में ना ही साइड आ सकता है, तो सेंटेंस रह जाएगा आपका यू विल फाइंड अ टेम्पल एट द फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। भाई इंस्टीट्यूट के फ्रंट में ना आपको एक मंदिर मिलेगा। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बैठता है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 कहता है भाई द रिलेटिव्स, जो उसके रिलेटिव्स हैं, द रिलेटिव्स जो रिलेटिव्स हैं वो, एंड द गार्जियंस जो अभिभावक हैं वो, अप्रिसिएट भाई प्रशंसा करते हैं, उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं, कविता वॉकिंग जो कविता है उसका घूमना, अर्ली इन द मॉर्निंग जो वो सुबह सुबह घूमती है ना उसकी सराहना करते हैं भाई, विद अ व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ, जो वो एक विचार है ना उसका कि उसको अपनी हेल्थ को नॉर्मल करना है, अपनी नॉर्मल हेल्थ को अचीव करना है। इस विचार के साथ जो कविता घूमती है सुबह सुबह, उसकी इस विचार को या उसके घूमने को उसके रिलेटिव्स और उसके अभिभावक भाई अप्रिसिएट करते हैं, माने उसकी प्रशंसा करते हैं, माने उसकी सराहना करते हैं। भाई एक चीज़ देखिएगा, द रिलेटिव्स ठीक है भाई प्लूरल हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर आगे वाला जो नाउन है वो प्लूरल हो गया। भाई इसके साथ में प्लूरल वर्ब होना चाहिए, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रिसिएट आ गया है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कविता वॉकिंग, भाई कविता का घूमना तो हमें समझ में आता है, लेकिन कविता घूमना ये समझ में नहीं आता है। आप देखिए दोस्तों, जब जब आपको कोई जीरंड मिलता है, अभी के लिए तो मैं जीरंड ही बता रहा हूँ, आगे चल के प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। जीरंड का मतलब होता है भाई जो भी आपका वर्ब है ना, तो वर्ब में अगर आईएनजी लगी हुई है और इसके पहले आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है, तो भैया नाउन या प्रोनाउन जो है ना वो अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव में रहेगा भाई, या कहें तो पॉजेसिव केस में दिखाई देगा। यानी कि ये जो है वो कविता के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगना जरूरी है भाई। ये जो कविता लिखा हुआ है ना इसके साथ में आपको अपोस्ट्रोफी लगना जरूरी है, तभी तो ये कहलाएगा भैया कविता का घूमना,
अभी तो कविता घूमना हो रहा है भाई, ये तब कहलाएगा कविता का घूमना। दोबारा से इसको देखिएगा, अगर आपको कोई जीरंड मिलता है, जीरंड के पहले आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलता है, तो भैया उसको आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस बनाना जरूरी है। जैसे आय का माय हो जाता है भाई, यू का योर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी का नाम होता है ना, तो नाम का पॉजेसिव केस बनाने के लिए या नाम का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाने के लिए तो भैया आपको उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। भाई एक्सरसाइज के ठीक पहले वाला जो वीडियो है ना, वो जाके देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है ना, इसके संबंध में यानी क्वेश्चन नंबर 57 के संबंध में वो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। और ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉजेसिव केस और ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये चारों चीजें ना आपको बहुत परेशान करने वाली हैं अगर आपको ये नहीं आता है। इसके लिए कह रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू जाइए और सारी की सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट का प्रयोग यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्टिव रूप में ले सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव रूप में ले सकते हैं, कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन और कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। भाई हर सन इज रीडिंग, उसका बेटा पढ़ रहा है दिनकर्स पोइट्रीज, दिनकर की जो पोइट्री है उन्हें एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, अपने सिलेबस का जो पार्ट है उसमें उसका बेटा दिनकर की पोइट्रीज पढ़ रहा है। भाई मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था भाई, जब लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था भाई पोइट्री है ना एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है। इसके लिए पोइट्री का पोइट्रीज कैसे करने हैं भाई, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर बताया था। भाई अगर अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो उसमें आप ऐसे एस नहीं लगा सकते, उसको प्लूरल नहीं बना सकते, उसके पहले ए फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, मैनी इस तरीके से नहीं लगा सकते, ऐसा कोई चीज प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो गिनती में है ही नहीं, तो गिनती उसकी की ही कैसे जा सकती है। इसके लिए पोइट्री को पोइट्रीज नहीं किया जा सकता है भाई। तो पोर्शन नंबर यहां बी में एरर है भाई, पोइट्री रहने देंगे इसको तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि हर सन इज रीडिंग दिनकर्स पोइट्री एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, उसका बेटा तो अपने सिलेबस के पार्ट में दिनकर की पोइट्री पढ़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है द सेम बोर्ड इज यूज्ड, भाई जो सेम बोर्ड है वो यूज होता है, यूज किया जाता है फॉर चेस, चेस के लिए, एज वेल एज और भी किसी चीज के लिए किया जाता है। वो किसके लिए? फॉर ड्राफ्ट, भाई ड्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेस तो एक गेम है, जो बोर्ड चेस के लिए इस्तेमाल होता है वही बोर्ड ड्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों मुझे लगता है ना द सेम बोर्ड इज यूज्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फॉर चेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज वेल एज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां तक देखने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। लेकिन जैसे ही मैं रिमाइंड करता हूं ना अपने थ्योरी पार्ट को, जैसे ही मैं रिमाइंड करता हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के नाम अगर मैं बोलूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ स्पोर्ट्स के नाम जो देखने में हमेशा आपको प्लूरल लगेंगे भी, उनमें चाहे चेस हो सकता है, उनमें ड्राफ्ट्स हो सकता है, उनमें डार्ट्स भी हो सकता है भाई, बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे मैंने आपको। तो भैया वो डार्ट नहीं होता है, डार्ट्स होता है, वो डार्ट ना हो करके वो डार्ट्स नाम से वर्ड होता है जो एक स्पोर्ट्स गेम का नाम है भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 60 कहता है भाई माय अंकल वेंट टू मुंबई, भाई मेरे अंकल गए, सेकंड फॉर्म लगाई है भाई, गए कहां गए भाई? मुंबई गए, एंड स्पोक और उन्होंने बात की, किससे बात की? टू अमिताभ्स द एक्टर्स सेक्रेटरी, भाई मेरे अंकल तो मुंबई गए और मुंबई जाकर के उन्होंने अमिताभ के सेक्रेटरी से बात की भाई, अमिताभ का और सेक्रेटरी, अमिताभ द एक्टर से सेक्रेटरी, अमिताभ जो कि एक एक्टर है उसके सेक्रेटरी से बात की है। दोस्तों देखिए भाई सेक्रेटरी किसका है?
सेक्रेटरी भैया अमिताभ का है, लेकिन अगर मैं कहूं तो सेक्रेटरी किसका है, तो भैया सेक्रेटरी तो एक्टर का भी है, और एक्टर कौन है, एक्टर अमिताभ है। तो भाई दोनों ही का तो पोजीशन हो गया, उस एक्टर का भी ये सेक्रेटरी है और अमिताभ का भी ये सेक्रेटरी है। तो भैया मैंने तो आपको, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने तो आपको ये बताया था कि जब भी हमको कोई जॉइंट पोजीशन किसी का बताना हो ना, किसी का अधिकार बताना हो, किसी का जॉइंट करके किसी का अधिकार बताना हो, तो भैया दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस मत लेकर के आइएगा भाई, आपको एक ही में अपॉस्ट्रोफी एस लेकर के आना है, और वो भी बाद वाले वर्ड में। इसका मतलब है भाई अमिताभ्स एंड एक्टर्स, अमिताभ्स द एक्टर्स अगर मैं बोलूं तो गलत हो जाएगा, अमिताभ द एक्टर्स सेक्रेटरी होगा। तो भैया पोर्शन मतलब है कि आपका पोर्शन नंबर सी में अगर थोड़ा सा आप करेक्ट कर देंगे तो भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मतलब हमारा जो सेंटेंस रह जाएगा वो माय अंकल वेंट टू मुंबई, मेरे अंकल तो भाई मुंबई गए, एंड स्पोक और उन्होंने बात की, टू अमिताभ द एक्टर्स सेक्रेटरी, टू अमिताभ द एक्टर्स सेक्रेटरी होगा भाई, तभी जाकर के सेंटेंस ठीक होगा। ये जॉइंट पोजीशन का जो मामला है ना, वो ये है जब दोनों का किसी एक चीज के ऊपर अधिकार रहा हो, तो भैया बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी लगाइएगा। सुमित एंड अमित्स अकाउंट होगा भाई, सुमित्स एंड अमित्स अकाउंट नहीं होगा। अगर उन दोनों का अकाउंट अलग अलग है तो भैया फिर दोनों में ही लगाएंगे, क्योंकि उन दोनों का अधिकार अलग अलग अकाउंट पे है, किसी एक अकाउंट पे नहीं है। इसके बारे में भी मैं आगे आपको क्वेश्चंस निकाल करके बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 61 कहता है चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस। भाई चिल्ड्रन जो होता है ना, जो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं घुसना चाहिए, खोजना चाहिए एडमिशन, मतलब अपना जो एडमिशन है वो नहीं खोजना चाहिए। एडमिशंस लिखा हुआ है दोस्तों, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी। भाई बड़ों की जो सोसाइटी होती है ना, उसमें बच्चों को नहीं घुसना चाहिए। कहने का सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है, लेकिन इसने एक छोटी सी गलती कर दी है दोस्तों। एडमिशन नाम से जो वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल वर्ड के लिए हम कैसे ही तो एस लगा सकते हैं। गलती इधर हो गई दोस्तों। एक एक गलती को ना आप भी इसी तरीके से पकड़ पाएंगे, एक एक गलती को ना आप भी इसी तरीके से जान पाएंगे भाई, अगर आपने ना थ्योरी पोर्शन पढ़ा होगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हुआ जा रहा हूं, आप कितनी प्रैक्टिस कर लें, कितनी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो भाई कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी भाई, कहीं ना कहीं तो आपको समस्याएं आएंगी। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई जाइए और जाकर के पिछले वीडियोस को देखिएगा, क्या बताया गया, कैसे चीज़ों को समझाया गया है, और किन किन रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना है जब हम लोग थ्योरी पार्ट के बाद में जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये तो सब कुछ पहले से बताया गया है, अभी उनको जाकर के देखेंगे तो आप बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 62 की तरफ। 62 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है भाई, इंडिया मेड, इंडिया ने बनाए भाई, क्या बनाए, 300 रन्स, 300 रन बनाए भी इंडिया ने इन द सेकेंड इनिंग। भाई इंडिया ने ना दूसरी इनिंग में कितने रन बना दिए भाई, 300 रन्स बना दिए भाई, इंडिया ने दूसरी इनिंग में 300 रन्स बना दिए। दोस्तों आपको ना एक चीज याद दिलाता हूं, इनिंग नाम से कोई वर्ड नहीं होता भाई, वो जो वर्ड होता है ना वो दिखने में आपको प्लूरल लगता है, यानी कि जो वर्ड है ना वो इनिंग्स होता है, ना कि इनिंग। आप जनरली भी देख लीजिएगा, कभी भी आप लोग कमेंट्री देखते हो, कभी आप मैच देखते हो, तो वो इनिंग्स लिखा हुआ होता है भाई, इनिंग नाम से वहां कुछ नहीं लिखा हुआ होता। चलिए भाई चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भाई, दे डोंट कट पेपर, भाई वे पेपर नहीं काटते, विद ब्लेड, भाई वे ब्लेड से पेपर नहीं काटते हैं, बट विद अ सीजर्स, लेकिन एक कैंची से काटते हैं। मतलब कहने का ये है कि भाई वो जो पेपर काटते हैं ना, वो ब्लेड से नहीं काटते, एक कैंची से काटते हैं भाई।
अब आपको बता दूं, पहले भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए हैं हमारे पास में जहां हमने सीजर्स नाम से एक वर्ड है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों आपको एक बार याद दिला दूं, सीजर नाम से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, सीजर्स नाम से इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो भैया इसके आगे मैं एक कैसे ही लगा दूं, थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग का प्रयोग कीजिएगा कि अगर चीज प्लूरल है तो उसको मैं एक करके कैसे बोल सकता हूं। भाई बोल सकता हूं क्या एक लड़के, नहीं बोल सकता ना, एक लड़की तो बोल सकता हूं, एक लड़कियां नहीं बोल सकता, एक लड़का बोल सकता हूं लेकिन एक लड़के नहीं बोल सकता। मतलब जहां एक है वहां नाउन को प्लूरल बना दे, भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है। यानी अगर मैं बोलूं अ बॉय तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं अ बॉयज बोलना चाहूं तो भैया नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा भाई, क्योंकि नाउन तो प्लूरल हो गया और आर्टिकल में हमने बता दिया कि भाई मामला एक है, नाउन एक है, तो कॉन्फ्लिक्शन हो गया भाई, आपस में टकराव हो गया, तो सेंटेंस का जो अर्थ है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको ये जो सीजर्स लिखा है जो कि एक प्लूरल वर्ड है उसके पहले से आपको ए हटाना पड़ेगा भी, तभी जाके आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 64 में है शी वेंट टू द हाउस, भाई वह तो घर गई, एंड फाउंड और उसने पाया, दैट कि द चेयर्स लेग वॉज ब्रोकन, भाई वह घर गई और उसने पाया कि जो चेयर्स लेग है, जो कुर्सी की टांग है ना भाई वो तो टूटी हुई है। वह घर गई और उसने पाया कि कुर्सी की टांग तो टूटी हुई है। दोस्तों जिस समय मैं अपोस्ट्रोफी एस बता रहा था ना और ऑफ के नियमों का प्रयोग कर रहा था तब मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया था भाई अगर चीज नॉन लिविंग है ना तो भैया हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग तो वहां ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओ एफ। इस तरीके से आपको केवल एक छोटा सा बदलाव करना है भाई, जैसे शी वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द लेग ऑफ चेयर करना है भाई, ना कि चेयर्स लेग, द लेग ऑफ चेयर करना है। इस प्रकार से पोर्शन नंबर सी में एरर डिटेक्ट हो गया है भाई, पोर्शन नंबर सी में एरर आ गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। और 65 नंबर कहता है भाई विराट कोहली हैज स्कोर्ड, विराट कोहली बना चुका है मोर देन 5000 रन्स इन T20 फॉर्मेट। मतलब है भाई जो विराट कोहली है ना वो स्कोर कर चुका है कितना, मोर देन 5000 रन्स, 5000 रनों से भी ज्यादा, किसमें भी, कौन से फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में। भाई इसके कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 5000 रनों से भी ज़्यादा बना चुका है भाई। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा भाई, मैंने आपको बताया था जब भी 1000 के पहले, जब भी मिलियन के पहले, बिलियन के पहले, ट्रिलियन के पहले, डॉजन के पहले, 100 के पहले कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, यानी कि 5 आ जाए, यानी कि 3 आ जाए, यानी कि 8, 10, 15 वॉट एवर इट इज, लेकिन निश्चित संख्या सूचक होना चाहिए भाई, तो भैया इनको प्लूरल में नहीं रखा जाता। आप डॉजन्स नहीं बोलेंगे, आप डॉजन बोलेंगे, आप हंड्रेड्स नहीं बोलेंगे, आप 100 बोलेंगे, आप थाउजेंड्स नहीं बोलेंगे, आप 1000 बोलेंगे, मिलियन बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे, ट्रिलियन बोलेंगे, इनमें से किसी का कोई प्लूरल नहीं बनेगा भाई, किसी प्रकार से इनका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। तो सही जो सेंटेंस हमारे पास होगा वो होगा भी विराट कोहली हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स इन T20 फॉर्मेट। भैया विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 5000 रन से ज्यादा बना चुका है। देखिए दोस्तों इसी तरीके से लगातार बल्लेबाजी करके 5000 रन जिस तरीके से बनाए जा सकते हैं ना, इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करके ना आप भी आप भी बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी आप लोग भी एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं भाई।
मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं भाई कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सेटल हों। आप चाहते हैं कि आप नौकरी के क्षेत्र में सेटल हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो बिजनेस के क्षेत्र में सेटल हो जाएं, लेकिन हमारा जो एम है, हमारा एम तो यही है भाई, अगर आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में सेटल होना चाहते हैं तो भैया ये चीज़ है ना आपको बहुत काम में आने वाली है। जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना वो आपको पहले से दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि इस तरीके से कुछ होने वाला है। देखिए भाई, एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई किसी का जानकार एग्जाम बना रहा है, कोई होगा किसी का जानकार, लेकिन आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है भाई। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट खुद के लिए निकाल पाएंगे। और हर इंसान चाहता है कि वो खुद के लिए रिजल्ट निकाले, और रिजल्ट निकालने का एक बहुत छोटा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। लगे रहिएगा दोस्तों, लगे रहिएगा और सिर्फ लगे रहिएगा, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो से कुछ मिला हो ना तो वीडियो को कर दीजिएगा भाई लाइक, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। लगातार मिलेंगी ऐसी ही वीडियोस। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।